नमस्कार, मैं अजय आशीर्वाद द वायर की इस चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव का बाजार अब फिर से गर्म हो रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े अहम फैसले लिए, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार से के द्वारा जो स्थापित की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, जहां पर आप एनोनिमसली पॉलिटिकल डोनेशंस दे सकते थे, उसको रद्द किया और उसे गैरकानूनी ठहराया। और साथ में ही उन्होंने चंडीगढ़ मेयर के जो इलेक्शंस में जो धांधली हुई थी, जो रिगिंग हुई थी, उसको भी रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के काउंसलर जो मेयर बनने वाले थे उनको मेयर के रूप में घोषित किया। और साथ में अनिल मसीह जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और इलेक्टोरल ऑफिसर थे और वो वीडियो में बैलेट पेपर्स को डिफेस करते हुए पकड़े गए थे, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू किया। तो जब इस तरीके का माहौल है, तो पिछले हफ्ते जब इन सब बातों की चर्चा हो रही थी, तो दो बड़े अहम राजनीतिक गतिविधियां भी घटी पिछले हफ्ते। आज हम इस चर्चा में उसकी बात करेंगे और उसका महत्व क्या है, उन डेवलपमेंट्स को हम 2024 के चुनाव से कैसे जोड़कर देख सकते हैं, और सरकार और विपक्ष की लड़ाई में ये सारे जो आरोप और प्रत्यारोप है उसके संदर्भ में हम किस तरीके से देख सकते हैं। पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। लगातार 2 दिनों में उन्होंने ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनको गिरफ्तार करने की धमकी मिल रही है। लगातार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी, उनसे धमकी मिल रही है कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके से चुनावी गठबंधन करती है तो अरविंद केजरीवाल को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये बहुत ही गहरा और बहुत ही सीरियस आरोप लगाया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा कि उनको इतने सारे समन्स मिल रहे हैं और उन समन्स का मतलब यही है कि केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में किसी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, उन्होंने साथ में ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जी हो सकता है अरेस्ट ना हो अगर आम आदमी पार्टी अपना गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं करती है। ये जब आरोप लगे तो उसी समय कांग्रेस ने के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अजय माकेन ने पहले दिन ये आरोप लगाया कि उनके जो बैंक अकाउंट्स है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज कर दिया है और वो उन बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शुरुआत में यह कहना था कि 45 दिनों का डिले था, देरी हुई कांग्रेस जो रिटर्न्स फाइल करती है, तो उन्होंने 45 दिन का डिले किया और उसकी वजह से उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। जब कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी में अपील किया तो उन अकाउंट्स को अनफ्रीज कर दिया गया। लेकिन फिर दूसरे दिन कांग्रेस ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा कि कम से कम 65.8 करोड़ रुपए जो है वो जबरदस्ती सरकार ने बैंकों में, जहां पर कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स थे, उनके खातों से जबरदस्ती गवर्नमेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाए। और कांग्रेस का यह कहना था कि उनको रिटर्न्स फाइल करने का मौका भी नहीं दिया गया और इस तरीके से कांग्रेस के जो अकाउंट्स थे, जो कि एआईसीसी के थे, इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अकाउंट्स थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उन पर प्रेशर डालकर, उन बैंकों पर प्रेशर डालकर ये जो लगभग 66 करोड़ रुपए है उसको ट्रांसफर कराए अपने खाते में। तो ये जो दो बड़े जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए उससे बहुत सारी तारें जुड़ती हैं। इसलिए क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो इंडिया गठबंधन को कभी एक करप्ट अलायंस कहने की कोशिश करते हैं, कभी उनके जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन पर इस दौरान काफी ज्यादा रेड हो गए। और हमने ये भी देखा कि जो इंडिया गठबंधन की जो पेरेंट पार्टीज थी उनको तोड़कर अलग अलग जगहों में बिखेरने की भी कोशिश की गई, जैसे कि अजीत पवार गए और एकनाथ शिंदे
को शिवसेना से निकाल के बीजेपी ने अपने में शामिल कर दिया। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे अशोक चव्हाण, उनको भी बीजेपी ने अपने में शामिल करके राज्यसभा में बैठाया। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, तो इसमें क्रिटिक्स का ये कहना है कि जहां एक तरफ ये इंडिया गठबंधन से एक तरीके से बीजेपी की जो सरकार है उस वो खतरा महसूस कर रही है, थोड़ा डर रही है, वहीं पर वो एक आतंकी तरीके से जो विपक्षी पार्टीज है उनको फाइनेंशियली चोक करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ईडी की रेड्स हो जा रही हैं, या फिर खुले तौर पर इनकम टैक्स ने जिस तरीके से कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स पर फ्रीज किया, या फिर जबरदस्ती बैंकों पर प्रेशर डालकर उनके पैसे अपने खातों में डलवाए, तो उससे ये एक माहौल लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के बीच के खिलाफ एक तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन छेड़ दिया है कि इनको न सिर्फ हम पॉलिटिकली हराएंगे, बल्कि इस तरीके से सारे उनके जो फाइनेंसेस है, जो उनका पैसा है, उसको एक तरीके से चोक करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्रिटिक्स और विपक्षी दलों का कहना है। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, किसी न किसी तरीके से बीजेपी सरकार इंडिया गठबंधन पे हमला बोल रही है। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता निकल कर भी चले गए हैं, और ये लगातार ऐसा जो प्रयास हो रहा है कि कभी उनके इंडिया गठबंधन को किसी न किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, उसके सेंटर में वो कांग्रेस है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण पार्लियामेंट में हुए अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने इतने सारे विपक्षी दलों को छोड़कर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर ही हमला बोला, उनके परिवारवाद पे हमला बोला, उनका कोई भ्रष्टाचारी जो रिकॉर्ड है उस पर हमला बोला, उनके नेताओं पर हमला बोला। जब लेकिन रीजनल पार्टीज जो हैं, क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन में है, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोला। तो उससे एक ऐसा महसूस होता है कि जो बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ध्यान में रखकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। और वो जाहिर सी बात है कि लगभग 250 सीट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा टक्कर होता है। और अगर कांग्रेस किसी भी तरीके से अपना टैली जो अब 52 का है वो अगर बढ़ाती है, 10 बढ़ाती है या 20 बढ़ाती है या 100 तक पहुंचती है, तो उसका जो सीधा सीधा लॉस है वो बीजेपी को होगा। तो वो कांग्रेस अगर छोटे छोटे जो रीजनल दल हैं वो अगर बीजेपी को अपने अपने स्टेट्स में हराती है, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी तो फिर भी रहती है कि बाद में पोस्ट पोल बीजेपी के साथ कुछ अलायंस हो सके। लेकिन बीजेपी को जो अभी सबसे बड़ा खतरा है वो है इंडिया गठबंधन की सारे विपक्षी दल एक साथ जो आ जाए और कांग्रेस को सपोर्ट करे, जिससे कांग्रेस मजबूत हो। तो ऐसे हमारे सूत्र हमें ये भी बताते हैं कि ये जो क्षेत्रीय दल है, इनको लगातार अलग अलग जगहों से धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हें अगर विपक्षी राजनीति करनी है तो करो, मगर कांग्रेस के जड़ को और ज्यादा मजबूत मत करो। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन मत करो और चुनाव अलग उनसे लड़ो। तो इसी तरीके से जो ऐसी सारी मीटिंग्स हुई, तो जो ममता बनर्जी थी, आपने देखा होगा जो इंडिया गठबंधन के पहले 3 मीटिंग में सबसे वोकल नेता के रूप में सामने आए कि किस तरीके से एकजुट होकर बीजेपी को हराना है, वो चौथे मीटिंग में उनका रंग बदलने लग गया था। वो सीट शेयरिंग टॉक्स तो चल ही रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को कांग्रेस से एक लेवल पे डिस्टेंस कर रही थी। और बहुत सारे बंगाल में बैठे हुए जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी पे भी ईडी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और उस तो ऐसी भी कयासें लगाई जा रही थी कि उन पर ये धमकी हो सकता है मिल रही हो कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन न करो। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एकजुट होते हैं बंगाल में, तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बीजेपी का वहां पर सुपड़ा साफ हो सकता है। पिछली बार बीजेपी ने वहां 18 सीटें जीती थी, और उस ऐसी सीटें जीती थी जहां पर विपक्षी वोट जो हैं तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट फोर्सेस के बीच में बिखर के रह गई, और उसकी वजह से बीजेपी वहां पर इतनी सीटें लाने में कामयाब हुई। इस बार वो नहीं है। अगर ये सारे जो विपक्ष साथ में आ जाते हैं वहां पर, तो बीजेपी को भारी प्रयास करना होगा, बहुत ही मुश्किल होगा कि वो अपना 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट कर पाए।
उस तरीके से आपने ये महाराष्ट्र में भी ये देखा कि किस तरीके से शिवसेना पर, शरद पवार पर अच्छा खासा प्रेशर है कि वो कांग्रेस के साथ ना मिले। अब जब वो उनको वहां पर तोड़ नहीं पाए तो अशोक चव्हाण को वहां पर वो तोड़कर अपने साथ शामिल किया उन्होंने। और अब जब आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सरकार की सिर्फ एक ही प्रयास है कि वो चुनाव तो लड़े और हो सकता है विपक्षी दल के रूप में ही लड़े, मगर कांग्रेस की जड़ें और मजबूत ना करे, कांग्रेस को मजबूत ना करे। और कांग्रेस ही जो एक नेशनल पार्टी है जो बीजेपी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में ज्यादातर हिंदी हार्टलैंड में लड़ती है। और इसी दौरान हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार भी वहां से निकल गए, जो मुखिया माने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के, और लगातार वो कांग्रेस के खिलाफ ही जब से वो गए हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ही बयान देते आ रहे हैं कि वो सीरियस नहीं है। मीडिया जो लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बीजेपी की हम तारीफों की पुल बांधती रहती है हमेशा, तो वो भी लगातार कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। जबकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने चलाया, हो सकता है उसकी टाइमिंग गलत हो, लेकिन जहां जहां वो गए उनको बहुत ज्यादा बड़ा वेलकम मिला, काफी भीड़ जुटाई उन्होंने। और साथ में ही जो इंडिया गठबंधन के जो बाकी जो रीजनल 17 से जो रीजनल फोर्सेस है, उन्होंने भी काफी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सपोर्ट किया। अब कांग्रेस ने भी जो ये आरोप लगाया है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिसयूज हो रहा है, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने की कोशिश की जा रही है, उनके पैसे को लिए जाने की कोशिश कर रही है। ये पैसा कौन सा है? ये इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो यूथ विंग है कांग्रेस का, उनके बैंक अकाउंट्स थे। और केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये कहना है कि ये सारा जो है पैसा ये पॉलिटिकल डोनेशन का पैसा नहीं है, बल्कि ये क्राउड फंडिंग करके छोटे छोटे डोनेशंस है, कुछ मेंबरशिप का पैसा है, और उनको एक्सेस उन पैसों का नहीं मिल पा रहा है। और इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिसयूज हो रहा है, जिस तरीके से पहले ईडी या सीबीआई जैसे एजेंसियों का भी मिसयूज हो रहा था, कांग्रेस का ये कहना है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी ने एक तरीके से अपने सारे कार्ड सामने रख दिए हैं, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को विलनाइज करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो सारे जो क्षेत्रीय दल है उनके पॉलिटिकल डोनेशंस और कांग्रेस का जो पॉलिटिकल डोनेशंस है, उनका जो पैसा है जिसके आधार पर वो आगे जाकर चुनाव लड़ने वाले हैं, उसको भी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। भविष्य की अगर बात करें तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है जो बीजेपी को आने वाले दिनों में चैलेंज कर सकती है। अभी मानते हैं कि कांग्रेस बहुत ज्यादा वीक है अभी, और बहुत उनके सामने हजार क्राइसिस है, चाहे वो लीडरशिप का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का हो। लेकिन बीजेपी आने वाले दिनों के लिए एक तरीके से प्रिपेयर होती हुई दिख रही है कि अगर किसी न किसी तरीके से कांग्रेस आने वाले सालों में मजबूत होती है तो बीजेपी का ग्राफ उसी की वजह से नीचे जाएगा। बहुत रीजनल पार्टीज अगर कम बढ़ते हैं या फिर मजबूत होते हैं तो उसका सीधा सीधा असर बीजेपी के चुनावी प्रोस्पेक्ट्स पर नहीं आता है। तो कांग्रेस को मजबूत नहीं करना और कांग्रेस को लगातार उसी को कमजोर बनाए रखना, ये बीजेपी का पॉलिटिकल एक प्लान है। और जो भी इस पूरे परिवेश को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अपने जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको एक तरीके से यूज कर रही है इस पॉलिटिकल प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। जहां बीजेपी इस पॉलिटिकल प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, वहां पर पिछले हफ्ते एक और बहुत महत्वपूर्ण, एक्चुअली दो बहुत महत्वपूर्ण स्टोरीज मीडिया में आई। एक न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री ने ये इन्वेस्टिगेशन किया कि जहां उन्होंने दिखाया कि जो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स हैं वहां उनमें 335 करोड़ के लगभग बीजेपी को जो डोनेशन मिला है वो 30 ऐसी कंपनियों से आया है जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई के केसेस चल रहे थे और उनके खिलाफ रेडें हो रही थी। 2018 से 2022 तक के पीरियड का जो इलेक्टोरल ट्रस्ट के जो डोनेशंस आते हैं,
आए उसमें से 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बीजेपी को एक बड़ा डोनेशन अमाउंट दिया। उन 30 में से जो 23 कंपनियां हैं उन्होंने पहले बीजेपी को कभी भी डोनेशन नहीं दिया था 2018 से पहले, लेकिन जब उन पर रेड हुए उन 23 कंपनियों पे, तब हमने वो ट्रस्ट ऐसा दिखाते हैं कि उन 23 कंपनियों ने बीजेपी को डोनेशन करना शुरू किया और लगभग 190 करोड़ के पैसा जो है वो बीजेपी को इस दौरान मिला। बाकी की जो बची हुई कंपनियां थी, जो इन 30 में से है, जो 7 कंपनियां हैं, उन्होंने बीजेपी को पहले छोटे छोटे अमाउंट्स डोनेट किए थे, मगर जब उनके खिलाफ रेड्स होना शुरू हुए तो उन्होंने अपना डोनेशन का अमाउंट बढ़ा दिया, ज्यादा पैसे बीजेपी को डोनेट करने लग गए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये सीधा सीधा हफ्ता वसूली है, जहां पर एक तरफ विपक्ष के पैसे को रोकने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके खिलाफ कुछ ना कुछ एंगल निकाल कर कि डिले इन फाइलिंग आईटी रिटर्न्स, या इस तरीके से ईडी ने कुछ इस तरीके से केस किया हुआ है बहुत सारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ, तो वैसे उनके फाइनेंसेस को एक तरीके से चोक करने की रोकने की कोशिश की जा रही है। वहां पर बीजेपी दूसरी तरफ अपने पैसे को कंसोलिडेट कर रही है, और ऐसा कांग्रेस का कहना है कि पूरी तरीके से ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा है और एक हफ्ता वसूली की जा रही है कि छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनको आप धमका रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं, ताकि और उनको फोर्सफुली उनको बीजेपी को डोनेट करने पे मजबूर किया जा रहा है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, ये सीधा सीधा है। भारत में 3 तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते हैं। एक तो आप खुद ही कर सकते हैं, इंडिविजुअल डोनेशन सीधा सीधा जाकर कर सकते हैं, उसकी रसीद ले सकते हैं। दूसरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स था, जो इसमें आप अपना बिना नाम बताए हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल डोनेशंस दे सकते हैं। तीसरा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स हैं, जो कि ट्रस्ट्स को पैसा देते हैं लोग और कंपनियां, और वो ट्रस्ट बाकी सारे पार्टीज में उस तरीके से वो सारा जो पैसा है वो डोनेट करती है। अब ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है ये एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। ये जब इलेक्टोरल ट्रस्ट कहाँ पैसा देते हैं वो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, कहाँ से उनके पास पैसा आया वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो ट्रस्ट 2000 न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट का जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन था, उन्होंने 2018 से लेकर 2022 तक के सारे रिकॉर्ड्स देखे, जिसमें ये पाया गया कि ये 30 कंपनियां जो है, जो सीबीआई और ईडी के रडार में थी, उन्होंने बीजेपी को डोनेट किया है। अब ये सारे जितने भी पॉलिटिकल डोनेशंस की स्कीमें हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसमें सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी को ही मिला है। लेकिन ये एक नया एंगल है कि क्या एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक भी ये हो सकती है, ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। साथ में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, गैर कानूनी ठहराया, तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव नामक एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक स्टोरी ये किया कि इस सुप्रीम कोर्ट के नतीजे से पहले ही गवर्नमेंट ने एक कमिटी बना ली, जहां पर उन्होंने जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, जो छोटे छोटे डोनेशंस भी पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जाते हैं, उसको ट्रैक करने का एक मैकेनिज्म बनाया है, ताकि वो ट्रैक हो और गवर्नमेंट के पास वो डेटा हो कि कौन किसको पैसा दे रहा है। जब ऐसा एक राजनीतिक माहौल बन रहा है जहां विपक्षी दलों के फाइनेंसेस को चोक किया जा रहा है, तो ऐसी एक कमिटी बनाने से गवर्नमेंट के पास ऐसे डेटा हो सकते हैं जिसके थ्रू वो छोटी छोटी, अगर कोई कंपनी दे रहे हैं या कोई लोग दे रहे हैं विपक्षी दलों को पैसा, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के आरोप सच साबित हुए तो। मगर अगर इन आरोप और प्रत्यारोप में ये बात तो तय है कि गवर्नमेंट इतनी सारी, जो मोदी सरकार इतना सारा जो डेटा कलेक्ट कर रही है और इतना सारा अपने एजेंसियों को पूरी तरीके से विपक्ष के खिलाफ लगाई हुई है। अब हमारे पास ये डेटा है कि 2014 से लेकर आज तक ईडी के केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ, 4-fold जंप ईडी जितने केसेस परस्यू कर रही है, और उसमें से 95% से ऊपर विपक्षी दल के नेताओं पर हो रहा है ये। तो जब ऐसे माहौल में एक तरफ जहां ऐसा लग रहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों को
खत्म करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत करने की भी कोशिश कर रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि उनके फाइनेंसेस चोक करके और इस तरीके का एक हफ्ता वसूली का रैकेट इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू। तो वो चाहे सच इसमें क्या है वो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल भी नहीं है, और ये एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर लोकतंत्र इसी तरीके से चलता रहेगा, जो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और जो इंस्टीट्यूशंस है वो अगर ऑटोनोमसली फंक्शन नहीं करेंगे, तो इस तरीके से राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, जिसका सीधा सीधा नतीजा ये होगा कि भारत के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं हमारे जैसे और आपके जैसे, उनका इस भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर धीरे धीरे विश्वास उठता जाएगा। कुछ लोग ईवीएम की बात करते हैं, उसके खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं है कि ईवीएम गलत फंक्शन हो रहे हैं, अभी तक बहुत मजबूत एविडेंस नहीं है, लेकिन ये लगातार हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि लोगों को का पोल प्रोसेस जो है, वोटिंग का जो प्रोसेस है, उस पे एक तरीके से विश्वास उठता जा रहा है। और यही वो समय है जहां मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो ये विश्वास लोगों के बीच में फिर से लाए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं दे सकते हैं, मगर साथ में मोदी सरकार की कितनी पावर होनी चाहिए, जो रूल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट में जो है उनकी कितनी पावर होनी चाहिए, उनका एक रेगुलेशन उनको रेगुलेट किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, और तभी लोगों का विश्वास इसमें आएगा। तो नहीं तो 2024 का जो इलेक्शन है वो यही होगा, चाहे मोदी सरकार 370 या 400 सीट भी जीत जाए, 450 सीट भी जीत जाए, ये अफवाहें और जो डाउट्स हैं लोगों के मन में कि ये पोल रिग करके जीत रहे हैं, जैसा कि हमने मेयर चंडीगढ़ के लोकल इलेक्शंस में देखा, या फिर इस तरीके से विपक्षी दलों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करके, या इस तरीके से जहां जैसे बीजेपी जिनके खिलाफ एक्शन ले रही है उनकी सरकार उन्हीं से वापस पैसा भी ले रही है, तो ये सारा जो इस तरीके का जो एक माहौल पैदा हो गया है, उससे बीजेपी सरकार और मोदी सरकार को अच्छा खासा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि अभी तक बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो उनसे सवाल पूछे कौन और वो सवाल देने के लिए कब अवेलेबल हो, ये हमारे जैसे जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि वो कभी भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे पिछले कुछ प्रधानमंत्री लगातार करते आए हैं, उन्होंने 2014 से लेकर आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया नहीं है। उन्होंने अलग अलग जगह में इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन उन इंटरव्यूज में उन्हें ये सारे सवालों का जवाब नहीं देना पड़ा। आने वाले दिनों में इस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, ये जो बाजार है ये और ज़्यादा गर्म होता रहेगा, और लगातार विपक्ष इस तरीके के आरोप मोदी सरकार पे लगाती रहेगी। लेकिन एक बात जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा मोदी जी ने दिया था, उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि उनको राजनीति ही करने के लिए उनका जो फील्ड है उनको खत्म कर दिया जाए। ये एक तरीके से न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि एक तरीके से अलोकतांत्रिक भी है। और दूसरी बात जो है वो इससे बात ये पता चलती है कि चाहे मोदी सरकार जितना भी दावा कर ले कि वो 400 सीटें जीत रहे हैं या 450 सीटें जीत रहे हैं, मगर उनके मन में ये भय तो जरूर है कि सारे विपक्षी दल एकजुट ना हो जाए और वो अलायंस के रूप में उनको चैलेंज ना करे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है उनको वो बात समझ में आती है कि आज भी उनके पास 38 या 40% ही वोट है, और सारे विपक्ष जब साथ में अगर हो जाएंगे तो उनके हारने के चांसेस बढ़ सकते हैं, इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।